हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बिकाऊ भाई। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शाम के 5 बज रहे थे और कॉलोनी में देवेंद्र जी के घर के बाहर में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए आई। दनादन पुलिस की गाड़ी से 2-4 पुलिसकर्मी साथ में महिला कांस्टेबल उतरी। भागते हुए घर के अंदर घुसे। जो भी पुलिस जीप दिखी उसके सायरन सुन एक बार के लिए जो जहां था ठिठक कर वहीं खड़ा हो गया। देवेंद्र जी के घर पुलिस क्यों आई? क्या बात है? क्या हुआ? सड़क पर आते जाते लोग रुक गए, ठहर गए, ठिठक के बाहर वहीं के वहीं अपनी जगह पर खड़े होकर बस देवेंद्र जी के घर के तरफ घूर घूर के देखते रहे। थोड़ा वह तिरछा होकर थोड़ा थोड़ा उचक के देखने की कोशिश करें, शायद कुछ तो दिख जाए, लेकिन पता नहीं चल रहा था। तभी थोड़ी देर बाद एक एम्बुलेंस आकर रुकी। कुछ देर में एक महिला को स्ट्रेचर में लेटाकर घर से बाहर लाते देखा गया। जैसे ही स्ट्रेचर में महिला को लेटाकर बाहर लाया जा रहा था, वह महिला थी देवेंद्र जी की पत्नी सुकन्या। जैसे सुकन्या को स्ट्रेचर में लेटाकर घर से बाहर लाया जा रहा था, सुकन्या का भाई विद्युत दौड़ता हांफता बेतहासा दहाड़ते आया। मेरी बहन, क्या हुआ मेरी बहन को? बहन, बहन, उठ बहन, क्या हुआ? विद्युत कभी पुलिस के पास जाए, कभी बहन के पास जाए, कभी बहन के एम्बुलेंस की गाड़ी के पास जाए। बहदवास इधर उधर भागे कि क्या हो गया, क्या हो गया। फिर एकदम से देवेंद्र के पास जाकर उसका गला पकड़ते हुए उसकी कॉलर को खींचते हुए कहा, अगर मेरी बहन को कुछ भी हो गया तो साले मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू याद रखना, मेरी बहन को कुछ होना नहीं चाहिए। मेरी बहन अगर मर गई तो मैं तुझे मार दूंगा। तूने मेरी बहन को मरने पर मजबूर कैसे कर दिया? तू साला, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। देवेंद्र जी बस विद्युत का हाथ पकड़े और घिघियाते हुए बोलते रहे, मैंने कुछ नहीं किया है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर पुलिस वाले ने आकर देवेंद्र को विद्युत के हाथ से छुड़ाया। किसी तरह जल्दी से वहाँ से एम्बुलेंस की गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। पीछे से पुलिस की गाड़ी में देवेंद्र जी को बैठा पुलिस की गाड़ी भी निकल गई। करीब 1 घंटे बाद मोहल्ले में यह खबर आई कि देवेंद्र जी की पत्नी सुकन्या जी नहीं रही। वह शांत हो गई। उन्होंने खुदकुशी कर ली। उन्होंने खुद को पंखे पर लटकाकर खुदकुशी कर ली। क्यों? पता नहीं। जैसे बात यह खबर कॉलोनी में पहुंची, जो देवेंद्र जी के बहुत करीबी रिश्तेदार थे, वह कहे कि देवेंद्र जी का और परिवार वालों का क्या हो गया। बेचारे बुरे फंसे। अब भगवान ही बचाए उनको। इस स्थिति से उनको बचने का कोई रास्ता नज़र तो नहीं आता। यह तो लंबे समय के लिए जाएंगे। बेचारे भले आदमी के साथ बुरा हो गया। पड़ोसी में जिनका देवेंद्र जी से खास रिश्ता था, वह भी जानते थे कि देवेंद्र का परिवार बहुत सभ्य और अच्छा परिवार है। वह भी देवेंद्र के परिवार के लिए सहानुभूति ही रख रहे थे। बेचारा परिवार, बहुत गलत हुआ उनके साथ। जो देवेंद्र उनके परिवार को नहीं जानते थे, वह देवेंद्र के परिवार को कह रहे थे, शादी के 6 महीना नहीं हुआ और ऐसा हो गया। ऐसा क्या हो गया? जरूर कुछ तो ऐसा बहुत बड़ी बात होगी कि लड़की ने खुदकुशी कर ली। जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे लोगों को छूटना नहीं चाहिए। कानून के हाथ से इनको बचना नहीं चाहिए। इन्हीं की वजह से तो लड़कियां मर जाती है। बेचारे बूढ़े माँ बाप की जवान बेटी खत्म हो जाती है। हजार मुंह हजार बातें, लेकिन सबके पीछे सच्चाई क्या था यह कोई नहीं जानता था। जानते थे तो सब सुकन्या, सुकन्या के भाई विद्युत को। विद्युत वहाँ का जाना माना नाम था, क्योंकि वहाँ का छुटपुटिया एक गुंडा था। गुंडा टाइप आदमी था, लोकल नेता नगरी करता था, इसलिए लोग उसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वह यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उसकी बहन के साथ ऐसा हो गया है। चाहे देवेंद्र वह अच्छा हो या नहीं हो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वह सही है या गलत है, यह बात अलग है, लेकिन वह देवेंद्र के परिवार को अब छोड़ेगा नहीं। बेचारा देवेंद्र का अब क्या होगा? देवेंद्र की शादी सुकन्या से 6 महीने पहले हुई थी। सुकन्या और विद्युत दोनों भाई बहन 36 के आंकड़े वाले इंसान थे। एक नंबर के शाने, चतुर, अपनी बात मनवाने वाले, दबाव बनाने वाले और अपनी मन की जीने वाले। उन्हें सिर्फ खुद की परवाह थी। सुकन्या देवेंद्र से शादी करके आई। देवेंद्र अच्छा संपन्न परिवार था, पैसों की कमी नहीं थी, अच्छा खासा घर का बिजनेस था, कारोबारी इंसान थे, पैसों की कमी नहीं थी। देवेंद्र बहुत ही सुलझा, सरल और सहज इंसान था और उसका संयुक्त परिवार था। लेकिन जब सुकन्या शादी करके आई तो इतने बड़े परिवार के बीच में उसको संस्कारी और शालीन बहू बन के रहना अच्छा नहीं लगा। वह अपना मन का जीना चाहती थी, अपना मन का करना चाहती थी। धीरे धीरे उसका यह बात व्यवहार देखकर घर वाले भी समझ गए कि यह हमारे साथ ढल नहीं पाएगी। लिहाजा वह भी उस पर कोई दबाव नहीं रखते थे। आपको जैसे रहना है आप रहिए, लेकिन आप मेरे बेटे के साथ हैं तो मेरे बेटे के साथ तो खुश रहिए।
बस उनका इतना ही कहना था, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम और देवेंद्र खुश रहो, हमें और क्या चाहिए। लेकिन सुकन्या की इच्छाएं बहुत अलग थी और अपनी बात मनवाने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। कभी अगर उसे गुस्सा आता और उसकी मन की नहीं होती तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती, घंटों नहीं खोलती, खाना 2-2 दिन नहीं खाती। घर के लोग बड़े परेशान थे, ससुराल में कोई भी उससे लगता ही नहीं था। एक तो डरते भी थे कि भगवान शादी का 6 महीना नहीं हुआ है, कुछ भी हो गया तो हम तो किसी को यह भी नहीं बोल पाएंगे कि भैया हमने कुछ नहीं किया, और चुप रहते। क्या कहें और किसको क्या कहेंगे और क्या साबित करेंगे। एक दिन किसी बात पर सुकन्या अपनी बात जिद पर अड़ गई। वह चाहती थी कि देवेंद्र उसकी बात को सुने और उसकी बात को माने। देवेंद्र उसकी बात पर हामी ही नहीं भर रहा था। देवेंद्र को मजबूर करने के लिए वह खुद को बाहर के कमरे में दरवाज़ा बंद कर ली। जिस कमरे में उसने खुद को बंद की थी उसका दरवाज़ा आधा जाली का था, बाहर के लोग अंदर देख सकते थे। ससुराल परिवार के सब लोग बाहर से बोले, बेटा दरवाज़ा खोल, बेटा दरवाज़ा खोल, खोल बेटा दरवाज़ा खोल। सुकन्या उनको डराने के लिए एक रस्सी को लेकर फांसी का फंदा लगाकर पंखे से टांग एक स्टूल को लगाई और खुद चिढ़ गई। अपने गले में फांसी का फंदा डालकर बोलने लगी, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मैं जो बोल रही हूँ मेरी बात मानो। देवेंद्र उसको बाहर से समझाता रहा, तुम एक बार बाहर तो आओ, सब कुछ हो जाएगा, बैठकर बात करते हैं। इस तरह कोई बात का सॉल्यूशन थोड़ी है, बाहर आओ, सब तेरे मन का ही होगा, तुम आओ तो सही। इस तरह की बात मत करो, यह बात अच्छी नहीं है। सुकन्या बोली, तुम पहले मेरी बात मानो, पहले हामी भरो, पहले वादा करो कि मेरी बात को तुम मान रहे हो, तभी मैं बाहर आऊँगी। देवेंद्र बोलता रहा, हाँ मैं हाँ करता हूँ, तुम उतर आओ, पहले आओ, इस तरह से मत करो। और तभी जैसे उस स्टूल पर चढ़कर वह खुद खड़ी थी, उसका एक पैर किनारे में रखा था, उस किनारे का स्टूल का छोटा सा लकड़ी टूट गई। सुकन्या का संतुलन बिगड़ने लगा। वह खुद को संभालने के लिए हाथ पैर चलाने लगी और स्टूल गिर गया। फांसी का फंदा गले में था, वह संभल नहीं पाई और जब तक वह संभलती या कुछ करती वह तड़पने लगी। वह खुद को बचाने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसका पैर नीचे झूल गया था, टूल नीचे गिर गया था और वह तड़प रही थी, बचाव बचाव कर रही थी, बोलने की कोशिश कर रही थी, उसका दम घुटने लगा था। लेकिन सब करे भी तो क्या करे, सब बाहर से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, किसी ने अस्पताल में फ़ोन किया। पुलिस ही आकर दरवाज़ा तोड़कर फिर उसको एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल भेजी। कमरे के अंदर से बंद दरवाज़ा को देखकर साबित तो हो रहा था कि उसे किसी ने हानि नहीं किया था, किसी ने उसको फांसी नहीं लगाया था। वह खुद से फांसी लगाई थी, लेकिन फिर भी केस बनता था। फांसी लगाने के उकसाने का आरोप जो उसका भाई विद्युत लगा रहा था। इधर रात को अस्पताल में सुकन्या का पोस्टमार्टम हुआ। सुकन्या का शव सुबह घर आने वाला था। विद्युत देवेंद्र को बोले जा रहा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल से बाहर नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें जीवन भर जेल के अंदर सड़ा दूंगा। तूने मेरी बहन को मारा, तुमने मेरी बहन को मारा। देवेंद्र जी का घर परिवार सदमे में था। मेरा बेटा कुछ नहीं किया, हमारा भाई कुछ नहीं किया, हमारा दोस्त कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आज क्या हो रहा है भगवान जाने क्या होगा। खैर दूसरे दिन सुबह 8 बजे के लगभग सुकन्या का शव पोस्टमार्टम होकर घर आया। उसकी विधि विधान से तैयार किया गया। तब तक हाथ में हथकड़ी लगा देवेंद्र भी घर आया। विधि विधान से सुकन्या का अंतिम संस्कार किया गया। फिर देवेंद्र को वापस थाने ले जाया गया। बहुत लोगों की नज़र में देवेंद्र के लिए बहुत कुछ था। किसी के मन में दया था, किसी के मन में उपेक्षा था, किसी के मन में किसी की नज़र में वह दोषी था, किसी के नज़र में वह बस बेचारा था। लेकिन जो भी था सबके मन में यही था, या तो गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। इसका भाई विद्युत तो बहुत खतरनाक है, इसको तो छोड़ेगा नहीं। विद्युत आवारा लफंगे टाइप का था, लोकल नेता नगरी करता था, छुटपुट गुंडा था। ऐसा कोई काम धंधा नहीं करता था कि बहुत पैसे वाला था, लेकिन गुंडे से तो हर कोई डरता है। कुछ दिन और निकले और कुछ दिनों बाद देवेंद्र हर किसी को उसके घर में दिखने लगा। अपने कारोबार में आते जाते दिखा, काम करते दिखा, घर में आराम से आज़ाद दिखा। सब लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि सुकन्या का भाई देवेंद्र को इतना आसानी से कैसे छोड़ दिया। ऐसा क्या हो गया कि देवेंद्र घर आ गया, पुलिस उसको छोड़ दी। बात क्या हुआ, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बात हुआ क्या। पुलिस को छोड़ो, लेकिन विद्युत इसको कैसे छोड़ दिया। फिर किसी देवेंद्र के करीबी से किसी दूसरी करीबी को पता चला कि विद्युत रात को जब हॉस्पिटल गया और वहां पर सुकन्या को मृत घोषित कर दिया गया। देवेंद्र और विद्युत दोनों थाने में थे। वहां पर जब देवेंद्र
था तो देवेंद्र को बहुत बोल रहा था, बहुत धमकी दे रहा था, उसे पकड़ रहा था, बेतहासा रो रहा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी बहन को मारा, तुमने मेरी बहन को मारा। और इस बीच उसने अपने जीजा देवेंद्र को कहा, मेरी बहन तो चली गई, मुझे पता था कि वह कैसी थी, और मुझे यह भी पता है कि तुम कैसे हो। मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, वह खुद से गई है। देवेंद्र बोला, जब तुम जानते हो तो फिर तुम यह क्यों बोलते हो कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? इस तरह से क्यों कर रहे हो? विद्युत बोला, शादी के 6 महीने बाद मेरी बहन चली गई। बहुत सारे केस, बहुत सारे धाराएं लगेंगे तुम पर, और ऐसे केस और ऐसी धाराएं लगेंगे कि तुम केस लड़ते रह जाओगे। दहेज के प्रताड़ना के केस, दहेज के केस, इसमें भी तो कहो तो कम से कम 7 साल शादी के हो जाते हैं, तब दहेज केस नहीं लगता। तो 7 साल के हिसाब से अगर कहो तो हर साल का 1 लाख के हिसाब से 7 साल का कम से कम 7 लाख तो बनता है ना। मेरे को 7 लाख रुपया दो, मैं अपनी तरफ से गवाही दूंगा कि तुम बहुत अच्छे थे, घर परिवार भी बहुत अच्छे थे। मेरी बहन सनकी थी, वह धमकी देने के लिए ऐसा की थी। वह हमारे घर में भी ऐसे ही करती थी, घर में खुद को बंद कर लेती थी, बोलती थी मैं भाग जाऊंगी, मैं लौट के नहीं आऊँगी, मैं गायब हो जाऊंगी, मैं हाथ की नस काट लूँगी, मैं फांसी लगा लूँगी। ऐसा ही उसने भी वहाँ पर किया और गलती से फांसी लग गई, ऐसा मैं गवाही दे दूँगा। यह गवाही से ही जब कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं रहा, तुम्हारी तरफ कोई है ही नहीं जो तो तुम्हें तकलीफ़ क्या है, तुम छूट जाओगे। देवेंद्र मरता क्या नहीं करता, उसने हामी भरी कि मैं तुम्हें 7 लाख रुपये दे दूँगा, 2 लाख पहले और एक बार जब पूरी तरह से केस खत्म हो जाने के बाद 5 लाख बाद में। देवेंद्र भी हाँ कर लिया, उसने गवाही दे दी। पुलिस ने भी बोला कि या तो शादी के 6 महीने बाद का ही केस है, भले तुम्हारी गलती नहीं है, तुम निर्दोष हो, लेकिन हमारा क्या, भले हम तुम्हें क्लीन चिट कैसे दें, तुम्हें तो 1 लाख पुलिस को देना चाहिए। यह सच्चाई देवेंद्र के एक करीबी इंसान से दूसरे करीबी इंसान को पता चला, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथा, चौथा से पांचवा। धीरे धीरे यह खबर लगभग हर इंसान को कुछ महीना और कुछ साल में सबको पता था कि इतनी उछल कूद मचाने वाला विद्युत, अपनी बहन के लिए रोने वाला विद्युत इतना शांत कैसे हो गया। उसने देवेंद्र पर केस क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई विद्युत बिक गया, उसने अपनी कीमत लगाई। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।